नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। निश्चित रूप से हमारे बच्चों के पठन पाठन में ये सहायक सिद्ध होंगे। सीएम धामी ने इस पहल को छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा और विद्यार्थियों को परिवहन की समस्या का समाधान मिलेगा। नए बसों के संचालन से छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी होगी, जिससे उनकी शिक्षा में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद धामी कैबिनेट ने के जो 5 पद थे वो रिक्त हो गए थे। इस इस्तीफे के बाद राज्य में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की उम्मीदें बढ़ गई है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने इससे निर्देश प्राप्त होते हैं उसी समय कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। धामी कैबिनेट के जल्द ही विस्तार होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से सूत्रों का मानना है कि 2 दिन में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि ये जो 5 रिक्त पद है 2022 से लेकर के अभी तक 2022 में कुछ पद रिक्त थे, जिसके बाद 2023 में एक पद रिक्त हुआ क्योंकि वहां पर जो सीट पर विराजमान था उनका निधन हो गया। हालांकि अब ऐसा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है। सीएम धामी भी लगातार दिल्ली में बीजेपी आला कमानों से संपर्क में हैं और तमाम ऐसे। हालांकि सवाल यह भी है कि इन जो 5 पद है उस पर किसको प्रमुखता दिया जाएगा, किन नामों पर बीजेपी की ओर से मुहर लगेगी, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने जल्द ही इस्तीफा दिया और वो मामला भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार कब होगा ये देखना होगा और साथ ही यह भी देखना होगा कि इस कैबिनेट विस्तार में किन प्रमुख नामों पर चर्चा किया जा सकता है। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के देहरादून में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही जहां मंत्रिमंडल में रिक्त पद भरे जाएंगे, राजभवन ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सदस्यता से पद मुक्त करने की अधिसूचना जारी की। अग्रवाल को आवंटित विभाग अब मुख्यमंत्री के पास रहेंगे और सभी विभाग अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। तो प्रेमचंद अग्रवाल के जो विभाग है वो अभी सीएम के पास ही रहेंगे, यानी कि वित्त मंत्री और राज्य मंत्री जो थे प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि इस्तीफे के बाद ये था कि उस पद पर
किसको विराजमान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबरें ये सामने आ रही कि ये जो पद हैं वो सीएम के पास रहेंगे और रिक्त जो बाकी पद हैं उसको लेकर के कैबिनेट विस्तार के लिए जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी है। किन नामों पर मुहर लगेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जल्द ही वो नाम हम सभी के सामने आ सकते हैं जिन नामों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। हालांकि सीएम के पास तमाम ऐसे पद है जो रहेंगे, जैसे वित्त मंत्री का जो पद है जिस पर प्रेमचंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने अभी ही विवादों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब वो जो पद है वो धामी के पास ही रहेंगे। वह उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत 26 अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है, जिनमें 13 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। इस बदलाव के तहत कई प्रमुख अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई, जबकि कुछ अधिकारियों से पुराने दायित्व वापस ले लिए गए। आईएएस अधिकारी में युगल किशोर पंत को सचिव भाषा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, तो वही साथ ही आईएएस सोनिका को अपर सचिव नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया। आईएएस रीना जोशी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई और साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए, जिनमें सुरजीत सिंह पवार को एटीसी हरिद्वार में एएसपी की जिम्मेदारी दी गई। इस फेरबदल के तहत अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव की उम्मीद भी जताई जा रही, जो राज्य के प्रशासनिक कार्यों में और सुधार ला सकता है। कानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के हरिद्वार हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। बताते यह चले कि 26 जनवरी को विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर फायरिंग की थी, तो वही 27 फरवरी को चैंपियन सहित 5 लोगों को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। चैंपियन को जेल में खूनी लूज मोशन की शिकायत भी हुई थी, जिस पर 15 फरवरी को हरिद्वार जिला अस्पताल में चैंपियन को भर्ती करवाया गया। 15 फरवरी से अब तक चैंपियन अस्पताल में ही एडमिट हैं। एक महीना गुजर जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने चैंपियन के स्वास्थ्य की रिपोर्ट की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं की है। चैंपियन को डिस्चार्ज नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। हरिद्वार न्यायालय में आज चैंपियन पेश होंगे। बताते ही अभी चले कि कोर्ट से आज चैंपियन को राहत भी मिल सकती है। तो जहां कोर्ट से आज चैंपियन को राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है, तो वही साथ ही आपको बता दें लंबे समय से 1 महीने से लगभग अस्पताल में भर्ती हैं। कई ऐसी समस्याएं जिसको लेकर के अस्पताल में भर्ती है, उससे पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर के आज ये सुनवाई होगी और ये स्पष्ट होगा कि क्या चैंपियन को राहत मिलेगी या नहीं। उमेश चैंपियन मामले में आज सुनवाई होने वाली है, अहम सुनवाई है। क्या कुछ रहेगा ये देखना होगा। हरिद्वार कोर्ट में पेश होंगे चैंपियन और कोर्ट से क्या इनको राहत मिलती है या फिर जो सजा है वो बरकरार रहेगा, ये भी देखना होगा। वही मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है। सीएम धामी का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी और अगर अवैध पाया गया, अवैध निर्माण पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह कहना है कि अवैध मदरसे, अवैध मजार, थूक जिहाद, कभी लव जिहाद जैसे जो शब्द हैं वो कई बार मैं मुख्यमंत्री के मुख से सुन चुका हूं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। थूक जिहाद, लव जिहाद या मूत्र जिहाद हो रहा है तो सरकार ने उसमें क्या किया है। मदरसे, कभी अवैध मजार, कभी अवैध कब्जे, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, ये क्या है भाजपा की। ये भाजपा ने तो ऐसा लगता है ये शब्द इनके वार काय की तरीके से है। आप उसको रोज दोहरा रहे, रोज कह रहे, और ये सब चीजें जो है न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री के से मुख से मैं सुन चुका हूं कि अवैध मदरसे करके। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? यदि थूक जिहाद, लव जिहाद,
मूत्र जिहाद कहीं हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है भाई? और कौन सा धर्म ऐसा है जो मूत्र जिहाद, ये इस तरीके के जिहादों को जो है, थूक जिहाद आदि को प्रमोट करता? कोई नहीं करता। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के लोगों के लिए दी गई जो विवादित बयान है, उसके बाद कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को जन आक्रोश का नतीजा करार दिया। कांग्रेस नेता प्रताप भंडारी का यह कहना है कि इससे पहले भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अंकिता भंडारी प्रकरण और एक व्यक्ति को चौराहे पर पीटने के मामले में विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहाड़ के लोगों को गुस्सा दिखाने का ये कदम है। भंडारी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के जो कुछ लोग हैं वो इस्तीफे को पहाड़ और मैदान का लड़ाई के रूप में दे रहे हैं, जो मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने कहा, पढ़ा लिखा समाज अमर्यादित बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहाड़ के जो स्वाभिमान है उसकी लड़ाई जारी रहेगी, जिसका परिणाम 2027 में भाजपा को भुगतना होगा। अब ये ऐसा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो है भाई इससे पहले भी कई बार वो जो है अमर्यादित व्यवहार कर चुके हैं। जब अंकिता भंडारी प्रकरण सामने आया था तो उस समय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि भाई जो है वीआईपी व्यक्ति नहीं होता है, वीआईपी कमरा होता है। तो ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कई बार और भी कई चीज़ें, जैसे सुरेंद्र नेगी को उन्होंने चौराहे पे पीटने का काम किया। उसके बाद जो है विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो बातें बोली हैं उससे तो उनको मंत्री पद से तो उनको जाना ही तय था भाई। अब लोग अगर उनके जो हमारे प्लेन्स के जो भाई हैं वो अगर इसको पहाड़वाद और प्लेन्सवाद करना चाहते हैं तो ये उनकी मूर्खता है भाई। एक बात बताओ, इसमें प्लेन्सवाद का क्या मतलब बनता है? इसमें सीधा सीधा ये है कि भाई उन्होंने जो है गलत आचरण किया है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने उनसे जन आक्रोश के चलते इस्तीफा दिया, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस तमाम तरीके से प्रेमचंद्र अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। और साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये जो पहाड़ियों को गाली देने का मुद्दा है ये यही नहीं थमेगा, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा तूल पकड़ेगा और 2027 में जो जनता है वो भाजपा को करारा जवाब देगी और भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। हालांकि लगातार प्रेमचंद्र अग्रवाल के लिए जो समर्थन है वो भी देखा जाए उत्तराखंड वासियों में, जहां मैदानी इलाके के लोग हैं वो समर्थन में उतर करके जन आक्रोश करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो इस्तीफे के बाद से खुश नजर आ रहे। तो चार धाम भी बीच में है और साथ ही साथ इन सभी मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस है वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा जो है वो किसी की भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड के लोगों को गाली देगा या फिर कोई उनके लिए अमर्यादित टिप्पणी यूज करेगा तो उसे सबक सिखाना होगा। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की है। वही परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है सुंदर सिंह पवार के साथ लगातार बैठक कर रहा। पवार ने यह भी बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बाहरी गाड़ियों की फिटनेस 15 दिनों के लिए लेने का अनुरोध किया था, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने गाड़ी चलाने वाले लोगों के रोजगार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। तो जहां एसोसिएशन अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत की है, देहरादून में चारधाम यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ जो सरकार की तैयारियां हैं वो भी लगातार जारी है। नई व्यवस्थाएं भी इस बार काफी देखने को मिलेगी, जैसे रोपवे और साथ ही साथ तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं
जो सरकार के द्वारा जो जनमानस है उनके सहयोग के लिए उनको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए किया गया। तो 4 धाम की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई है। किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो उसके लिए खास तौर पर धामी सरकार काम करते हुए नजर आ रहा है। और खुद सीएम धामी जमीनी स्तर पर पहुंच करके लोगों से और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और एक के बाद एक जो तैयारियां हैं उसको लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए भी काफी ऐसे इंतजाम किए गए और साथ ही साथ क्योंकि वहां पे जाम की जो समस्या है वो लगी रहती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए यातायात को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए जो परिवहन विभाग की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी के साथ क्योंकि ये देखा जाता है उत्तराखंड में जब भी 4 धाम यात्रा होता है एक नया आयाम गढ़ता है और इसी के मद्देनजर इस बार उत्तराखंड एक बार फिर नया आयाम 4 धाम यात्रा के जो आंकड़े हैं उसमें गढ़ने वाला है। इसी को लेकर के सीएम धामी ये कहते हुए नजर आए कि इस बार एक बार फिर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु आए हैं वो आंकड़ा पिछले बार से भी ज्यादा होगा। हालांकि देखना होगा कि इस बार 4 धाम यात्रा में किस तरीके से लोग शिरकत करते हैं। इस साल हम लोगों के अंदर खुशी है कि हम विगत 3-4 सालों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी एक्स सीएम साहब जो थे उनसे भी हम लोगों ने और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रखा था कि बाहर की गाड़ियां जो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां उत्तराखंड को छोड़ के उन गाड़ियों पे 4 धाम की यात्रा के लिए यात्रा फिटनेस मात्र 15 दिन की दी जाए। तो इस बार सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी हैं उनको एक बैठक बुलाई गई थी विगत हफ्ते में और उन्होंने ये सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा हमें कि हम इसको 15 दिन के लिए इसको ज़रूर करेंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर है उनको रोज़गार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आप हमारे लोकल लोगों को रोज़गार देने में प्रतिबद्ध हैं। हरिद्वार पथरी थाना क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट, SC/ST एक्ट के तहत प्रभावी धाराओं में केस दर्ज किया है। वही मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर जतिन चौधरी और उसके 2 सगे भाइयों सहित 13 को नामजद करने के साथ ही एक अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। आरोप यह है कि गाड़ियां रोककर सभी ने राजन को जाति सूचक शब्द कहते हुए मारना पीटना शुरू किया और फिर जतिन चौधरी ने राजन के जांघ पर तमंचे से गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने यह बताया है कि 13 नामजद और अन्य जो अज्ञात आरोपी हैं उनके खिलाफ हत्या, SC/ST एक्ट, मारपीट संबंधित धाराओं में पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। युवक की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 14 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पूरा मामला हरिद्वार से है। हरिद्वार में राजन को गोली मारने वाला भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुस्तैदी से इस पूरे केस की छानबीन की और उसके बाद फिर जितने भी आरोपी इसमें शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही कि ये जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो किस वजह से दिया गया, क्या इसमें आपसी रंजिश था या फिर कुछ और। सभी मुद्दों पर, सभी पहलुओं पर पुलिस छानबीन करते हुए नजर आ रही है। वहीं प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोटद्वार के ग्रासनगंज स्थित अवैध मदरसों को भी स्थानीय प्रशासन ने सीज कर दिया। कोटद्वार के SDM सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते हुए यह बताया कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ कोटद्वार के ग्रासनगंज स्थित मदरसों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान वे अवैध पाए गए जिनको सील कर दिया गया। ग्रासनगंज में जो एक मदरसा हमें ऐसा संचालित होना पाया गया है जिसमें उनका पंजीकरण नहीं था, तो पंजीकरण ना होने के कारण उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सील कर दिया गया है। जी, इसमें और कौन कौन से विभाग शामिल थे, किस तरह से? इसमें हमारे साथ में जो है पुलिस विभाग CO साहब थे, साथ ही समाज कल्याण विभाग से थे और BO साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो सभी विभागों ने जो है संयुक्त रूप से जो है कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जो है जांच इसमें चल रही है। यदि इस तरह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मदरसा संचालित किया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी।
पथरी थाना क्षेत्र में गोलीकांड के बाद दलित युवक राजन की मौत के बाद तनाव का माहौल देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित जो घटना में शामिल लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजन की मौत की घटना के तुरंत बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भीम आर्मी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महक सिंह और कार्यकर्ताओं ने पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 36 घंटे का अल्टीमेट दिया था। भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नेता मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां पर संगठन के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने वीडियो कॉल पर परिवार से बात की। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि भीम आर्मी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। वहीं पुलिस ने भी घटना की गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को कम समय में गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोलीकांड में राजन की मौत हुई थी, जिसके बाद भीम आर्मी के जो लोग हैं वो समर्थन में उतरे और साथ साथ जाकर के परिजनों से मिलते हुए भी नजर आए और उसके साथ ही पुलिस से भी ये मांग रखी थी कि 36 घंटे के अंदर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कम समय में ही जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने औरंगजेब की मजार हिंसा में हिंदुओं पर हुए जो हमले हैं उनके घरों पर आक्रमण की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस देश में औरंगजेब का कोई सम्मान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वह केवल एक आक्रांता था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए। स्वामी ने यह स्पष्ट किया कि भारत की संस्कृति सहिष्णुता और शांति की है, लेकिन इतिहास में अत्याचार करने वालों को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। की वीरभूमि महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा की गई वो बहुत निंदनीय थी। वह हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले बाहरी मुगल आक्रांता थे। ये इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कल जिस प्रकार से संभाजी नगर में औरंगजेब के मजार के पक्ष में हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम समाज ने आक्रमण किया वह बहुत निंदनीय है। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करता हूँ कि ऐसे दंगाइयों को चिन्हित कर उनको सजा मिलनी चाहिए। औरंगजेब ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के वीर संभाजी महाराज की निर्दयता पूर्वक निर्ममता पूर्वक हत्या की, ऐसे औरंगजेब का इस देश में कोई स्थान नहीं है। ये इस देश में औरंगजेब के रूप में जो राजनीति हो रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इतिहास बताता है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।